हेलो एवरीवन, दिस इज बाबू स्नेही और आज हम 2 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस में किस तरह से हम हमारी न्यूज़ को यूज़ कर पाएंगे और प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। जीएसटी रिसीट्स ग्रोथ पिक्स अप अगेन बट स्टिल ऑफ टारगेट। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में हमें थोड़े से बेसिक समझने होंगे एंड फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे न्यूज़ की बात क्या हो रही है। सी, जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसके अंदर जो टैक्स पेयर है वो कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर कौन होता है? सपोज एक रिटेल शॉप है, वहां पर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, आपने रिटेल शॉप से उस प्रोडक्ट को खरीद लिया और आपने पैसे क्या करे, उस शॉपकीपर को दे दिए। अब वो शॉपकीपर जो है उसने आपसे पैसे ले लिए। अब जब आपने जो प्रोडक्ट खरीदा ना, उसके पीछे आप देखोगे कि कुछ ना कुछ जीएसटी लिखा है, उस पे कोई ना कोई जीएसटी परसेंटेज लिखी थी। तो आपने जो शॉपकीपर को पैसे दिए उसके अंदर जो प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस थी वो तो थी ही, साथ में जो जीएसटी का अमाउंट था ना वो भी आपने उस प्रोडक्ट के साथ ही शॉपकीपर को पे कर दिया। जो शॉपकीपर है वो एक्चुअल अमाउंट तो अपने पास रख लेगा और जो जीएसटी है ये गवर्नमेंट को दे देगा। तो ऐसे गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करती है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे कलेक्ट नहीं कर रही, वो एक मिडिल मैन के थ्रू कलेक्ट करवा रही है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पे हुआ क्या है? हुआ ये है कि इस साल 1.87 लाख करोड़ का मंथली कलेक्शन जीएसटी में देखा गया है। एक्चुअली जो जीएसटी है उसकी आप जब भी न्यूज़ सुनोगे तो मंथली ही यूजुअली वो न्यूज़ आती है, मतलब हर महीने कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट एम कर रही थी कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम लाएं या क्यों ना हम ऐसी कोशिश करें कि हर महीने 1 लाख रुपए जीएसटी का कलेक्शन हो। लेकिन आप देख सकते हो कि जो कलेक्शन है वो 1 लाख से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट जो अक्टूबर मंथ में जीएसटी कलेक्शन हुआ वो 1.8 लाख करोड़ था और ये आज तक का सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है मंथली बेसिस पर। जो हाईएस्ट था वो अप्रैल में था जो 2.1 लाख करोड़ था। तो ये आपको दोनों फिगर्स ध्यान रखने हैं। मेनली आई विल रिकमेंड कि आप अप्रैल वाला फिगर तो भूलो मत क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो ओवरऑल नेट रेवेन्यू है वो स्लो पेस पर ग्रो हुआ, दैट इज 7.9%। अब ये जो फिगर है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे न्यूज़ ये कह रही है कि इवन दो अक्टूबर में 1.87 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ जीएसटी का, जो आज तक का सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन है किसी भी महीने का, वो हुआ तो सही लेकिन फिर भी जो ओवरऑल ग्रोथ हमें देखने को मिली वो काफ़ी स्लो है। क्योंकि देखो हमारा जो टारगेट था वो था 11% का, तो 11% की ग्रोथ नहीं हुई जीएसटी कलेक्शन में, ग्रोथ हुई है ऑलमोस्ट 7-8% की। अब ये परसेंटेज याद रखने की आपको अगेन ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये फैक्ट, ताकि मेंस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें मेंशन कर पाओ कि जीएसटी का कलेक्शन तो अच्छा हो रहा है लेकिन जो हमारा टारगेट है उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसकी ग्रोथ रेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे मल्टीपल टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रॉस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस, यहाँ पे लिखा है नेट। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। जो ग्रॉस जीएसटी है वो टोटल जितना जीएसटी कलेक्शन होगा ना गवर्नमेंट के पास वो हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शॉपकीपर्स को या जो मिडिल मैन है, सरकार को कभी कभी उनको जीएसटी रिफंड करना पड़ता है, उनको जीएसटी लौटाना पड़ता है। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम चला रही है कि जो छोटी कंपनी है, जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल या फिर जो मीडियम इंटरप्राइज है, जो बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज है, उनके पास अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए उनको कोई ना कोई एसेट खरीदना पड़ता है। सपोज किसी ने कोई मशीन खरीद ली, किसी ने कोई लैपटॉप खरीद लिया काम करने के लिए। तो जो एंटरप्राइजेस ऐसे अपने पैसे बनाने के लिए इंपॉर्टेंट मशीन्स वगैरह खरीदती है, तो जब ये एमएसएमई भी खरीदने जाएगी ना इन एसेट्स को, तो वो भी एक्चुअल अमाउंट तो देगी, साथ में जो जीएसटी है उसको भी दे देगी। तो इससे क्या है, जो टोटल कॉस्ट है एमएसएमई जो भी खरीद रही है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो गवर्नमेंट सोचती है कि एमएसएमई को मदद करने के लिए क्यों ना वो जो जीएसटी है उसको वापस एमएसएमई को लौटा दे, जो जीएसटी एमएसएमई ने पे किया था। तो ये एक रिफंड का तरीका है। और भी बहुत सारे रिफंड के तरीके होते हैं बट आप समझ सकते हो। तो जब आप ग्रॉस में से रिफंड माइनस कर दोगे तो आ जाता है नेट जीएसटी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इट इज़ पोटेंशियली, ये एक पोटेंशियल है कि प्रीलिम्स में इसको पूछा जाए। तो ये बेसिकली जीएसटी की एक न्यूज़ है जिसको आपको इस पर्सपेक्टिव से ही ध्यान रखना है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ज़्यादा नंबर्स को याद नहीं रखना, हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही न्यूज़ को पढ़ना होता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है एंड ये 2016 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था जो कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और एक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? यहाँ पे लिखा है 122 और यहाँ पे लिखा है 101। ये ऐसा डिफरेंस क्यों है?
क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल कॉन्स्टिट्यूशन में ना इंट्रोड्यूस होते हैं, सॉरी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। जब पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसी गारंटी नहीं है कि वो पास हो जाए। तो मतलब जब वो बिल पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ तो वो गायब हो गया, वो लैप्स हो गया। तो वैसे ही 122nd अमेंडमेंट बिल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हो 21 ऐसे कोई अमेंडमेंट बिल रहे होंगे जो पास ही नहीं हुए। सिर्फ 101 अमेंडमेंट ही पास हुए थे एटलीस्ट 2016 तक, अब तो ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसलिए इसका नाम 122nd बिल है और 101 अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस एक्ट के बाद मल्टीपल आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो दो है, एक तो 246A जो ये राइट देता है पार्लियामेंट को भी और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं कि वो जीएसटी पे इंडिविजुअल लॉज बना पाए। दूसरी चीज एक 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल बनी है, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सेंटर और स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में 36 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी जो इंडिया में है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि जीएसटी की जो रेट है वो क्या होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक बॉडी है। जीएसटी के अंदर जो टैक्स है वो सप्लाई साइड पे मेनली लाइक सप्लाई साइड से वो स्टार्ट होता है और मैन्युफैक्चरिंग साइड पे नहीं होता। इसका बेसिकली डिफरेंस या सिंपल सा मैं आपको मतलब बताऊं तो वो ये है कि देखो जीएसटी जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था वो पे कब हुआ है। सपोज राजस्थान है और मान लेते हैं लेट से आंध्र प्रदेश, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में बना, मतलब यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, वो यहाँ पे बना और वो मैन्युफैक्चर होके ट्रक से राजस्थान पहुंच गया और यहाँ पे एक पर्सन ने उस प्रोडक्ट को ना राजस्थान में किसी दुकान से खरीद लिया। तो देखो ये जो सेल है ये कहाँ पे हो रही है, ये जो सेलिंग हुई है ये हुई है राजस्थान में, लेकिन ये प्रोडक्ट बना कहाँ था, ये बना था आंध्र प्रदेश में। लेकिन आप देखो कि जीएसटी कलेक्ट कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है राजस्थान में ही पे कर रहा है इस प्रोडक्ट की प्राइस, तो जीएसटी भी यहीं पे कलेक्ट हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, जहां पे कंज्यूमर इसको खरीद रहा है, वो जो डेस्टिनेशन स्टेट है वहीं पे टैक्स कलेक्ट हो रहा है और यहीं पे क्योंकि प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है जबकि यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई थी। तो मैन्युफैक्चर या फिर जो सोर्स स्टेट है, जो ओरिजिन स्टेट है, वहां पे ये कलेक्ट नहीं होता, ये होता है डेस्टिनेशन पे। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये वन नेशन वन टैक्स के नाम से इसको प्रपोज किया गया था क्योंकि हर स्टेट के डिफरेंट टैक्स स्लैब्स थे। ये सोचा गया क्योंकि इंडिया में जो सप्लाई चेन है वो पूरे इंडिया में फैल रही है, ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ रहा है, तो इंडिया के सारे स्टेट्स में जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी रेट्स सिमिलर होनी चाहिए। तो इसलिए इसको वन नेशन वन टैक्स के नाम से प्रपोज किया गया था। और भी इसमें डिटेल्स है, वो जीएसटी का जो फंडामेंटल लेक्चर्स होंगे उसमें हम देखेंगे, बट अभी करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इतनी एक्सप्लेनेशन इनफ है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पीएमएलए कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टूल फॉर इनकार्सरेशन, हाईकोर्ट ने कहा था। बट अभी जो न्यूज़ है, स्पेशली न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट एंड क्योंकि ये पहले भी एक न्यूज़ थी एंड अभी इस पर कुछ और अपडेट भी हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे बात क्या हो रही है। ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन आज भी इसी टॉपिक पे सेम न्यूज़ आई है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है एज अ कंटिन्यूएशन, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने सिमिलर चीज़ को डिस्कस करा था। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर कोई भी इंसान सिक है, बीमार है, तो उसको बेल मिल सकती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। देखो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स यहाँ पे डिप्लॉय करता है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट के अंदर जो अक्यूज्ड है उसको माना जाता है गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, मतलब उसको हमेशा गिल्टी माना जाएगा, यही माना जाएगा कि उसने क्राइम करा है जब तक वो पर्सन खुद ही प्रूव ना कर दे कि वो इनोसेंट है। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर है? वो है अक्यूज्ड पर। लेकिन बाकी जो लॉज हैं उसमें ऐसा नहीं होता। आपको पता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब कोर्ट की नज़र में कोई भी इंसान इनोसेंट ही रहेगा जब तक फाइनली उसको गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाता। बट पीएमएलए में उल्टा है, उसको पहले गिल्टी मान लिया जाता है, फिर वो जो पर्सन है उसको खुद ही प्रूव करना है कि वो गिल्टी नहीं है। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है और इसलिए इस लॉ के अगेंस्ट, इस लॉ के अंदर बेल मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेक्शन 45 जो पीएमएलए का है वो सजेस्ट करता है कि अक्यूज को बेल मिल जाएगी अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है, तो तब अक्यूज को बेल मिल जाएगी कि भाई रीजनेबल ग्राउंड्स है, ये जो इंसान है ये गिल्टी नहीं है। देखा, तो यूजुअली क्या होता है, बेल बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि
माना जाता है कि जो अक्यूज्ड है वो इनोसेंट है जब तक उसको प्रूव नहीं करा गया। यहाँ पे तो कोर्ट को ये बिलीव करना होगा कि ये जो इंसान है शायद गिल्टी नहीं है, तभी जाके उसको बेल मिलेगी। तो यहाँ पे बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट इन जनरल हो जाता है, ठीक है। और कोर्ट को ये भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ये बेल के बाद जब इसको बेल दे दी जाएगी तब ये उस पीरियड में कोई और क्राइम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस है बेल मिलने के लिए, इसी को कहते हैं ट्विन कंडीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेस्ट करा कि देखो इस ही क्लॉज के अंदर सेक्शन 45 जो है पीएमएलए का, उसी के अंदर ये मेंशन्ड है एक एक्सेप्शन। क्या लिखा है इस प्रोविजो या फिर इस एक्सेप्शन में कि कोई भी अगर बच्चा है जो 16 साल से कम का है, कोई विमेन है या कोई सिक इंसान है जिसको प्रॉब्लम है, इलनेस है, उसको बेल प्रोवाइड की जा सकती है ह्यूमन रिलीफ के ग्राउंड पे। तो ये एक बेसिक चीज है। अब ये न्यूज में मैंने क्यों इंक्लूड करा है इसको, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में आ जाते हैं। वैसे रैंडमली स्टेटमेंट्स मिल देंगे दैट एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि किसी भी कंडीशन में पीएमएलए के अंदर बेल नहीं मिलती है। अगर ये ऐसा कोई स्टेटमेंट है तो अब हमें पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट करा है और ये चीज हाईलाइट करी है कि इस एक्ट के अंदर ही एक एक्सेप्शन मेंशन्ड है जहां पे कुछ केसेस में बेल मिल सकती है। और ये जो ट्विन कंडीशंस हैं बेल देने के लिए इस एक्ट के अंदर, वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 99 सिटीज रिकॉर्डेड पुअर एयर क्वालिटी आफ्टर दिवाली। सो दिवाली के बाद जितने भी फायर क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं उसके कारण ओवरऑल जो नेट पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में वो बढ़ गया है, और ये न्यूज़ उस डेटा को हाईलाइट करती है। अब किस सिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा है, किस में कम बढ़ा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये बहुत ही लोकलाइज्ड और स्मॉल डेटा है। हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ चुका है। तो ऐसे कोई भी स्टैटिक चीज़ या स्टैटिक एलिमेंट जो कि न्यूज़ में आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये आपको अपने पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखना है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये 24 आवर्स का एवरेज डेटा पब्लिश करता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, क्योंकि प्रीलिम्स में लाइन बाय लाइन ना ऐसी डिटेल्स मेंशन होती है और आपको हाईलाइट करना होगा कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है। और एवरेज डेटा वो 24 आवर्स के बेसिस पर कलेक्ट करते हैं, उसी को वो रिलीज करते हैं। और माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, इसका बेसिकली मतलब है माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में वो इसको कैलकुलेट करते हैं। अगेन आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो, बट क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना न्यूज़ में रहता है पूरे साल, ये यूनिट आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। अगर प्रीलिम्स वगैरह में पूछा भी नहीं गया और इंटरव्यू में कोई ऐसा टॉपिक छिड़ गया जहाँ पे एयर क्वालिटी की बात हो रही है, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो आपसे इस चीज़ को पूछ ले। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अब ये पावर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसको ये कौन सा एक्ट इसको ये पावर देता है कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर कर पाए? वो है एयर एक्ट, जो कि 1981 का था। एंड जो करंट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सीपीसीबी ने ही रिलीज करे थे 2009 में। एम्बिएंट एयर क्वालिटी मतलब जो एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो बेसिक एयर क्वालिटी है जिससे ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगी, सही रहेगी, उसी को एम्बिएंट एयर क्वालिटी बोलते हैं। तो वो कौन से स्टैंडर्ड्स हैं एक एम्बिएंट एयर क्वालिटी के, वो सीपीसीबी ने ही नोटिफाई करे थे 2009 के अंदर। और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कितने पोल्यूटेंट्स कवर्ड हैं? सी 1 to 8 पोल्यूटेंट्स यहाँ पे कवर्ड है। ये पोल्यूटेंट डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पोल्यूटेंट होता क्या है। ये वो चीज है जो कि एनवायरमेंट में एक्सेस में है। देखो यहाँ पे लिखा है ओजोन। क्या हमारे एनवायरमेंट में ओजोन नहीं है? बिल्कुल है। तो ये पोल्यूटेंट कैसे है? हमने तो पढ़ा था कि ओजोन यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करती है, बट हम तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो एक पोल्यूटेंट है। ऐसा कैसे हुआ? सी कोई भी गैस अगर एक्सेस में है जितना वो होनी चाहिए तो वो पोल्यूटेंट बन जाता है, या फिर कोई भी गैस वहां है उस लोकेशन पे है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए तो भी वो पोल्यूटेंट बन जाता है। जो ओजोन हमें यूवी से प्रोटेक्ट करती है वो कहां पर है? वो है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। लेकिन ये जो ओजोन है ना, जो यहाँ पे पोल्यूटेंट मानी जा रही है, ये कहाँ है? ये ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली अर्थ की लेयर होती है, जिस हवा को हम ब्रीद इन करते हैं, जो सबसे लोअर लेयर होती है जहां पे ह्यूमंस रहते हैं, वही ट्रोपोस्फेयर है। तो ओजोन ना ऊपर होनी चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर में, तब वो यूवी से प्रोटेक्ट करेगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन अगर ओजोन हमारे पास आ गई और नीचे आ गई काफी और यहीं पे बनने लगी, तो ये एक पोल्यूटेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये नीडेड नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। और ये जितने भी पोल्यूटेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, यू शुड नो दैट बाय हार्ट, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कौन सा पोल्यूटेंट है कौन सा नहीं है। सेकेंडली मेंस में भी अगर एयर क्वालिटी पे क्वेश्चन आ जाता है तो
एक बड़े से क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट वो आपसे पूछ लेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जितने पोल्यूटेंट्स हैं उनको आपको हो सकता है लिख कर भी बताना पड़े। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं। एक तो पार्टिकुलेट मैटर हैं दो टाइप के, 2.5 या 10। इसका बेसिकली मतलब है ये 2.5 क्या है, मतलब 2.5 माइक्रोग्राम, जो मैंने आपको पीछे लिखा था। ये जो 10⁻⁻⁶ है ना, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 2.5 माइक्रोग्राम अपॉन क्यूबिक मीटर, इसका ये मतलब है। और यहाँ पे 10 का मतलब 2.5 की जगह यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो ये साइज है पार्टिकुलेट मैटर की। ये कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ये छोटा सा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हो सकता है, ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्लस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो दो पार्टिकुलेट मैटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो पार्टिकुलेट मैटर हो गए, उसके अलावा दो ऑक्साइड्स हो गए, मतलब तीन ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के। मैं आपको ऐसे ग्रुप में बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे याद रखना इजी हो जाता है कि दो तो पार्टिकुलेट मैटर हो गए, तीन ऑक्साइड्स हो गए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के। फिर ओजोन, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि वो ट्रोपोस्फेयर में आके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। देन लेड, लेड एक मेटल है, इनफैक्ट ये सिर्फ नॉर्मल मेटल नहीं है, ये एक हैवी मेटल है। और हैवी मेटल पोल्यूशन अच्छा नहीं होता अगर वो हम इनहेल कर रहे हैं या फिर हमारी बॉडी में वो जा रहा है तो। और फाइनली अमोनिया। तो ये 8 आपको याद रखने हैं। और ये जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि उनकी रेंज क्या होती है। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये 3 रेंज एटलीस्ट ध्यान रखो, बिकॉज यू नेवर नो कि प्रीलिम्स में कब कैसे वो इस पर क्वेश्चन बना दे। और द थिंग इज कि इंटरव्यू में तो वो इस चीज़ को पूछ ही लेंगे। अगर आप से वो बात कर रहे हैं तो बोल देंगे अच्छा बताओ कि ये आप दिल्ली से हो या फिर आपने दिल्ली से प्रिपरेशन की है, तो अच्छा ये बताओ कि वेरी पुअर या फिर सीवियर कैटेगरी कब आती है। तो आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ये कुछ मेट्रिक्स, एटलीस्ट ये 3 तो आपको पता होने चाहिए। और फ्यूचर में जब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स का कोई मैप भी देखोगे तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे इन नंबर्स के थ्रू कि सिचुएशन कितनी खराब है। और जो सीपीसीबी है वो खुद बनी थी वाटर एक्ट के अंदर, जो कि 1974 में आया था। और इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी जो किसी लॉ से या किसी एक्ट से बन रही है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखनी है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस में। सो इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद अब आप रेडी हो गए। तो हमने क्या करा, करंट भी कवर कर लिया और जो स्टैटिक पोर्शन था उसको भी हमने कवर कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। फूड इन्फ्लेशन डैम्पन्स दिवाली चीयर फॉर मिडिल क्लास। अभी जो न्यूज़ है इसमें कुछ इतना स्पेशल नहीं है, बट फूड इन्फ्लेशन क्योंकि न्यूज़ में आ गया तो इसके बारे में थोड़ी सी स्टैटिक चीज़ें पढ़ लेना ज़रूरी हो जाता है, ताकि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप लिख पाओ। तो फूड इन्फ्लेशन पे ना डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, इसके कॉजेज क्या है और इससे होता क्या है, मतलब फूड इन्फ्लेशन हम गलत मान क्यों रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, आपको उनको हाईलाइट करना पड़ेगा। और मेंस में भी इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा और इसका छोटा सा पार्ट में लिखा होगा फूड इन्फ्लेशन के बारे में भी आप कुछ बताओ। तो कुछ कैसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं फूड इन्फ्लेशन के कॉजेज पे। फूड इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस का राइज। प्राइस जो है वो बढ़ रही है किसकी, उन प्रोडक्ट्स की जो कि फूड प्रोडक्ट्स हैं। ये वेजिटेबल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये फ्रूट्स हो सकते हैं, ये फूड प्रोडक्ट्स जो कि प्रोसेस होके आता है ना वो भी हो सकता है, मतलब जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दही खरीदा तो दही एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है मिल्क का। आपने आटा खरीदा तो आटा एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है किसी भी ग्रेन का, जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया। ये तो इन सब के दाम बढ़ जाएंगे अगर मेन जो फूड क्रॉप है उसके दाम बढ़े हुए हैं। तो उसके दाम जो मेन फूड क्रॉप है क्यों बढ़े हुए हैं, उसके मल्टीपल रीजंस बताए गए हैं। एक तो वीक मानसून, पिछले 2 साल से जो मानसून है वो थोड़ा सा वीक चल रहा है। प्लस अब वीक मानसून होता है तो क्या होगा, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोचो, मॉनसून के कम होने से फसल कम क्यों उगेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी ज्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चर है। जो इरिगेशन है उसका पोर्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। इरिगेशन से भी काफी अच्छा खासा एरिया कवर हो चुका है इंडिया में, लेकिन इरिगेशन मतलब जो नदियां हैं या फिर जो बड़े बड़े पॉन्ड्स हो गए उनके थ्रू पानी को खेत तक लाया जाता है। अगर इंडिया का बहुत ही बड़ा पोर्शन अभी भी रेन फेड है, वो बारिश पर ही डिपेंडेंट है, और बारिश नहीं हुई तो यहाँ पे क्रॉप भी नहीं उगेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इरिगेशन को बढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एनीवे, फिर हीट वेव, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट वेव आ रही है, जिससे जो क्रॉप्स है वो ढंग से मैच्योर नहीं हो पाती, उनकी फ्लावरिंग ढंग से नहीं हो पाती, और इसके कारण जो ओवरऑल उनका मेटाबॉलिज्म है और बायो मैकेनिज्म्स हैं वो थोड़े से खराब हो जाते हैं और क्रॉप फेल हो जाती है।
फिर फ्यूल प्राइसेस, ये हम सबको पता है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं, चाहे वो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे वो इंटरनल डोमेस्टिक टैक्स वाले रीज़न हो, या फिर वो फॉरेन में जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही है, डिफरेंट वॉर्स चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ईस्टर्न यूरोप में, वो हो सकता है। तो फ्यूल प्राइसेस बहुत बड़े हुए हैं। तो फ्यूल प्राइसेस का फूड इन्फ्लेशन से क्या लेना देना है? सी बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो खेतों से होके जब आपके बाजार में आते हैं ना, तो वो किस पे आते हैं? वो ट्रक्स में आते हैं, बड़ी बड़ी वैगन्स में आते हैं। अब वो चलते तो डीजल से है ना। अगर वो जो ट्रक्स हैं वो कुछ सामान खरीद के लाए हैं और उनका डीजल का पैसा भी इतना लग रहा है, तो फाइनल मार्केट में जो ओवरऑल प्राइस आपको मिलेगी वो ज़्यादा होगी। देन डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई चेन, बहुत सारे डिस्ट्रप्शन होते हैं सप्लाई चेन में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉन्स्टेंट हो गए। सपोज कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट टर्मिनल है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। कुछ चीज़ हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए जो पोर्ट पे जगह है वो है ही नहीं। फिर लेबर शॉर्टेज हो सकती है कि इस पूरे प्रोसेस में लेबर की शॉर्टेज है। लॉजिस्टिकल चैलेंज हो सकता है, फार्मर के पास खेती तो हो गई लेकिन क्रॉप को स्टोर करने की जगह ही नहीं है, और ऊपर से बारिश आ गई तो वो अपनी फसल को स्टोर कर नहीं सकता कहीं, और बारिश आ गई तो फसल जो वो काट भी चुका था वो फिर से बर्बाद हो गई। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर ग्लोबल इफेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के, चाहे वो क्रॉप प्राइसेस हो, चाहे वो नेशनलाइजेशन हो, बहुत सारे ग्लोबल इफेक्ट्स भी होते हैं। इसका आउटकम क्या होगा? परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है और इरोड हो जाती है, इरोजन हो जाता है परचेजिंग पावर का इन्फ्लेशन के कारण। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज़ 200 रुपये में खरीद पाता था, अब मुझे वही सेम चीज़ 300 रुपये में मिल रही है, तो मतलब जो मेरे 200 रुपये थे वो 300 रुपये के बराबर हो गए। मतलब सॉरी, जो 300 रुपये वो 200 रुपये के बराबर हो गए। तो मेरे जो 300 रुपये की वैल्यू है वो गिर गई, इनहेरेंट जो उसकी वैल्यू है वो गिर गई। तो ये अच्छी बात नहीं होती। इट इज़ नोन एज रिडक्शन इन परचेसिंग पावर या फिर इरोजन ऑफ परचेसिंग पावर। फिर ओवरऑल पॉवर्टी एंड हंगर बढ़ेगी। ऑब्वियसली अगर फूड प्राइसेस ज़्यादा हैं तो कम लोग उसको खरीद पाएंगे, एटलीस्ट अच्छी क्वांटिटी को। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फूड बिजनेसेस, जो फूड बिजनेस है जो कि प्रोसेसिंग करते हैं फूड की और नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो खुद भी तो रॉ मटेरियल को खरीदेंगे ना, तो उनकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो फाइनल जो फूड प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस भी बढ़ेगी। एंड वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ऐसा इसलिए है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन से जो रिच हैं शायद उनको इतना फर्क ना पड़े, बट पुअर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ऐसा सिंपली इसलिए है क्योंकि कोई रिच इंसान है जो 10 रुपए में कोई चीज़ खरीद रहा था, अब वो 50 रुपए की हो गई। तो जिस इंसान की इनकम 1 लाख रुपीज़ है पर मंथ, उसको 10 से 50 होने का थोड़ा फर्क पड़ेगा, पर इतना नहीं पड़ेगा। बट जिस इंसान की इनकम ही 10,000 है पर मंथ, उसके लिए तो ये कितना बड़ा राइज हो गया, जंप हो गया। तो इससे इनइक्वालिटी भी बढ़ जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गोवा स्पीकर डिसमिसेस प्ली टू डिस्क्वालीफाई 8 कांग्रेस एमएलएज हु डिफेक्टेड टू बीजेपी। अब स्पीकर बेस्ड, डिफेक्शन बेस्ड को जो न्यूज़ है हम पिछले कुछ सेशंस में कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये है कि 2022 में इलेक्शंस हुए थे गोवा में, एंड उसके बाद ये देखा गया, एक्चुअली इलेक्शन पहले हो गए थे, बट इस 2022 में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एमएलएज थे गोवा के अंदर वो इनफ नहीं थे सरकार बनाने के लिए। तो कुछ कांग्रेस के जो एमएलएज इलेक्ट होकर आ गए वो डिफेक्ट कर गए, मतलब वो उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली और वो बीजेपी में जुड़ गए और इनकी फिर सरकार बन गई। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई एमएलए जो कि इलेक्टेड है, उसने अगर इलेक्शन होने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल दी, तो क्या उसके कारण उसका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सी, ये क्वेश्चन बहुत इतना पुराना है कि इसमें बहुत सारे एक्ट्स भी बने हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुए हैं। एंड द थिंग इज कि जो ये देखा गया कि जब भी सपोज ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने एक पर्टिकुलर एमएलए को वोट दिया है, ठीक है, और सपोज ये एमएलए जो है पॉलिटिकल पार्टी बी से बिलोंग करता था, इन लोगों ने ये सोच के वोट दिया है कि ये भाई पॉलिटिकल पार्टी बी का मेंबर है तो चलो इसको वोट दे देते हैं। जैसे ही ये पर्सन जीत के एमएलए बन जाता है, ये पॉलिटिकल पार्टी सी को ज्वाइन कर लेता है। तो इससे क्या हो गया, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि उन्होंने तो बी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इस पर्सन ने तो अपनी सीट बदल ली और अभी ये सी का मेंबर हो गया। तो लोगों का या जो इलेक्टोरल मैंडेट है उसका वायलेशन हुआ, और इलेक्शन इंटेग्रिटी का भी वायलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि आप पार्टी चेंज कर सकते हो। सपोज जो पार्टी बी है वो बहुत ही गलत प्रोविजंस को सपोर्ट कर रही है, तो इसलिए भी जो पर्सन है वो पार्टी सी में कन्वर्ट हो सकता है। तो मतलब अगर पार्टी बी बहुत ही ज़्यादा बुरी है तो इस एमएलए का पार्टी बी से पार्टी सी में जाना आप एथिकली सही मान सकते हो, लेकिन
इलेक्शन के बाद अगर ये पार्टी बदलता है तो वो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी है, उसका वायलेशन है। तो मतलब दोनों चीजें हैं, एंड इसीलिए डिफेक्शन अलाउड भी है और उसके अगेंस्ट प्रोविजन भी है। तो प्रोविजंस ऐसे हैं ताकि डिफेक्शन हर केस में ना हो, लेकिन कुछ केसेस में डिफेक्शन को अलाउ भी कर रखा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, जो स्पीकर है, एक्चुअली स्पीकर के पास ये पावर है, ये डिस्क्रिशन है कि वही डिसाइड करेगा कि जब उसके जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें से कोई एमएलए एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए डिफेक्शन के ग्राउंड पे या फिर नहीं। ये स्पीकर का डिस्क्रिशन गिवन है। हाँ, जो स्पीकर ने डिसीजन लिया है ना, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो उसको उस डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन पहले जो डिसीजन लेगा वो स्पीकर ही लेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो स्पीकर है उसने कुछ एमएलए जो कि कांग्रेस के थे और वो बीजेपी में डिफेक्ट कर गए, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करा, जबकि बाकी जो एमएलएज हैं वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी डिबेट चालू हो गई। देखो, पेटिशन फाइल हुई थी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, और वो जो पेटिशन फाइल कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि 10th शेड्यूल और 191 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके अंदर ऐसा होना चाहिए। देखो, 10th शेड्यूल क्या है, ये 52nd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, जिसको एंटी डिफेक्शन एक्ट या एंटी डिफेक्शन शेड्यूल भी बोला गया है। सिंपल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल है जो कि डिफेक्शन के अगेंस्ट है, वो अलाउ नहीं करता कि कोई भी पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी में डिफेक्ट करे। कुछ केसेस में वो अलाउ करते हैं, लेकिन मेनली वो अलाउ नहीं करता। फिर आर्टिकल 191 भी यही बोलता है कि डिस्क्वालीफाई करना चाहिए उस पर्सन को जो कि अपनी पार्टी चेंज करता है, और ये 10th शेड्यूल के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये आर्टिकल 191 कहता है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन करें क्योंकि इस न्यूज़ में मेंशन है, तो अब आपको भी ध्यान रखना है ये। और द थिंग इज, इसमें ये लिखा है कि कोई अगर अपनी पार्टी वॉलंटरली मतलब खुद से छोड़ दे तो डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यही जो 10th शेड्यूल है ना, ये एक और चीज़ कहता है कि अगर 2/3 से ज़्यादा जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो वो लीगल डिफेक्शन है और वो अलाउड है। वो डिफेक्शन तो है लेकिन वो अलाउड है। मतलब एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं जिसमें लेट्स से 40 लोग पार्टी सी के हैं और लेट्स से 9 लोग पार्टी बी के हैं। ठीक है, अब पार्टी बी के जो 9 लोग हैं उसमें से अगर 5 लोग पार्टी बी छोड़ के पार्टी सी में मर्ज हो गए तो ये जो डिफेक्शन होगा ये अलाउड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर 9 का 2/3 लोग, 2/3 कितने हो गए, ऑलमोस्ट 6, अगर 6 लोग पार्टी बी को छोड़ के पार्टी सी में मर्ज होने जाते हैं तो 10th शेड्यूल उसको अलाउ करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको मर्जर माना जाता है कि भाई जो 2/3 लोग हैं ना, ये पुरानी पार्टी छोड़ के नई जो पार्टी सी है उसमें मर्ज हो गए, उसमें मिल गए, ये अलाउड किया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जितने कांग्रेस के एमएलएज छोड़ के दूसरी पार्टी में गए वो कांग्रेस के 2/3 वाला जो ये एक कैटेगरी है उसको फुलफिल नहीं कर रहे। वो बहुत ही कम लोग गए हैं, 2/3 नहीं थे वो। तो जो पिटिशन डाल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इनको डिस्क्वालीफाई करो क्योंकि ये 2/3 लोग तो थे ही नहीं हमारी पार्टी के जो छोड़ के गए दूसरी पार्टी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहीं पे पिटिशन इसलिए डली है और स्पीकर ने फिर भी इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करा। और 10th शेड्यूल दो सिनेरियो में डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। एक तो रेजिग्नेशन और एक्सपल्शन, मतलब कोई इंसान अपनी पार्टी खुद छोड़ दे। अब देखो, कोई इंसान अपनी पार्टी छोड़ रहा है इलेक्शन होने के बाद तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन तय है। क्यों? मैंने आपको क्या बताया अब तक, सिर्फ एक ही केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा और वो तब है जब 2/3 लोग किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा किसी भी सिनेरियो में, किसी भी केस में किसी इंसान ने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी जिसके नाम पर वो जीत के आया है उसके अगेंस्ट कोई वोट करा, उसकी बात नहीं सुनी या उस पार्टी को ही छोड़ दिया, तो हर केस में वो इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर उसको एक्सपेल कर दिया गया पार्टी से तो भी उसको माना जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाइड है। दूसरा केस क्या है, मर्जर का। ये भी 10th शेड्यूल में लिखा है, जहां पे 2/3 लोग मर्जर करने वाले होने चाहिए तभी उसको ऑफिशियल मर्जर माना जाएगा। अब देखो, मैंने आपको बताया कि 2/3 का जो क्राइटेरिया है वो इस केस में फॉलो नहीं हो रहा, तो स्पीकर को टेक्निकली उन एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि स्पीकर का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। स्पीकर कह रहे हैं कि जो मर्जर है वो लीगल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो छोड़ के गए और बीजेपी में वो एंटर कर गए, एंड ये जो सेकंड पार्टी है इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग, मेरे मतलब स्पीकर बोल रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग वो मान रहे हैं कि ये लीगल एक मर्जर है। अब अगेन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा लीगल डिबेट चालू हो जाती है कि क्या जब ये
जो डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन एक्ट है, जब उसमें लिखा है कि जो स्पीकर है उनके पास खुद का डिस्क्रिशन है, वो खुद सोच के रीजनिंग दे सकते हैं कि भाई मैं मानता हूं क्या ये मर्जर है या नहीं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि 2/3 का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ आपस में क्या कर रही है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, क्योंकि ऑफिशियल मर्जर के लिए 2/3 सीट्स चाहिए, 2/3 मर्जर चाहिए, वो यहाँ पे नहीं हुआ। तो टेक्निकली ये सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए। लेकिन इस एक्ट के अंदर ही लिखा है कि स्पीकर का खुद का डिस्क्रिशन है। स्पीकर की मर्जी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मर्जी मतलब रैंडम हो जाता है, बट स्पीकर के पास ये पावर है कि वो खुद डिसाइड करे कि वो उसको मर्जर मान रहा है ऑफिशियल, या फिर वो उसको इलीगल मर्जर मान रहे हैं। स्पीकर ने बोला कि भाई मैं तो मानता हूँ ये ऑफिशियल और लीगल मर्जर है। तो देखो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो शायद ये केस अब कोर्ट में भी जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। स्पाउसल प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट, एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय वायलेटिंग इट इज इनएडमिसिबल सेज द हाई कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इस पे ऐसे ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, जो रैंडम छोटे छोटे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट देते रहता है ना, तो उन पे ना बहुत ही ब्रीफली क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सपोज एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, एंड लेट से वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड पे नज़र रखना चाहती है, तो वो क्या करेगी, चुपके से उसने अपने घर में कैमराज इंस्टॉल कर लिए, वो हस्बैंड का जो फ़ोन है उसको बिना हस्बैंड की परमिशन के पढ़ रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और लेट से हस्बैंड भी ऐसा वाइफ के ऊपर कर रहे हैं, तो मतलब दोनों एक दूसरे पे नज़र रखे हैं, दोनों एक दूसरे पे स्पाई कर रहे हैं, स्नूप कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे वो सर्वेलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इवन दो यू गाइज आर मैरिड, इवन दो तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम एक दूसरे पे ऐसे इलीगली बिना अपने बेटर हाफ के कंसेंट के आप उन पे स्पाई या फिर आप उन पे सर्वेलेंस नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और ये भी बोला है कि इस सर्वेलेंस के थ्रू जो आपने एविडेंस कलेक्ट करा है ना, वो भी किसी काम का नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सपोज कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जहाँ पे वाइफ ने अपने हस्बैंड की कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड करी है फ़ोन पे, तो क्या वो भी यहाँ पे अलाउ नहीं होगा? सी, ये जो रूलिंग है इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे और उस केस में शायद अलाउ हो जाए, लेकिन इन जनरल जब भी कोई स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को रिकॉर्ड कर रहा है उसके कंसेंट के बिना, और उनकी इंटेंशन भी अच्छी नहीं है। देखो एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक हस्बैंड है जिसका बर्थडे आने वाला है, और वाइफ ना हस्बैंड की फोटोज का एक कोलाज बनाना चाहती है, एक वीडियो बनाना चाहती है। तो वाइफ ने ना हस्बैंड की विदाउट उनके कंसेंट के रैंडम पिक्चर्स ले ली। जब हस्बैंड लेडी से कुछ भी कर रहा है तो उसकी पिक्चर्स ले ली वाइफ ने, और एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना दिया उसके बर्थडे के लिए। तो क्या ये भी वायलेशन हो गया प्राइवेसी का? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाइफ की इंटेंशंस बुरी नहीं है। तो इंटेंशन अगर किसी भी स्पाउस की है कि वो अपने दूसरे स्पाउस को फ्रेम करना चाहता है कोर्ट के अंदर, और उस इंटेंशन के कारण, उस इंटेंशन से वो अगर उनकी प्राइवेसी वायलेट करके वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्राइवेसी को वायलेशन माना जाएगा। इतनी ही न्यूज़ है, सिंपल, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड यही क्वेश्चन भी आया था कि अगर कोई मैरिटल मिसकंडक्ट आया है तो वो तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा प्रूव करना अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करा तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट मीन्स भी हैं, और इसका यही मतलब है कि उस केस में शायद ये एक्सेप्शन दे दी जाए। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें नहीं है, क्योंकि ऐसे जो रैंडम पॉइंट्स है वो सुप्रीम कोर्ट के जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं ना, वो प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट बन के आ जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे इंक्लूड करना जरूरी होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन किक्स ऑफ एट ले इन लद्दाख। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि देखो हमारा फ्यूचर एम क्या है? हमारा फ्यूचर एम है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स कहाँ पर जाएं? वो मून पर जाएं, ठीक है। अब तक जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए हैं, और वो भी कौन लेके गया था उनको? नासा, ठीक है। और वो भी जो आखिरी मिशन है ना, 1970s के बाद से कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो मून पर गया हो। हाँ, हम स्पेस में जाते हैं, जो अर्थ है उसके पास, मतलब उसके ऊपर ही हम जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इंसान जाता है, लेकिन जो मून है वो काफ़ी दूर है। तो अर्थ से मून तक इंसान को ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। द थिंग इज कि हम चाहते हैं कि इंडियंस भी मून पर जाएं, इंडियंस भी मार्स पर जाएं। मार्स तो और दूर हो गया, लेकिन वहां पे रहेंगे कैसे? क्योंकि मून पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मून पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और मार्स पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही थिन है, और वो सिर्फ और सिर्फ CO2 से भरा हुआ है, मतलब ज़्यादातर उसमें कार्बन ही है। सो ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक वहाँ पे, इसलिए रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्यों ना हम अर्थ पे ऐसा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करें और प्रैक्टिस करें कि हम मून पे अगर जाएंगे तो कैसे रहेंगे और मार्स पे जाएंगे तो कैसे रहेंगे। ऑब्वियसली मून पे जाएंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा सील्ड कंटेनर टाइप होगा,
जिसके कारण, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर नहीं है ना, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इसके अंदर रह सके। मार्स के अंदर कुछ डिफरेंट चैलेंजेस होंगे, तो ये कंडीशंस को हम अर्थ पर ही डिफरेंट लोकेशंस पर स्टिमुलेट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। बस वही एक 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 टेस्ट रन यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है, और वही एनालॉग स्पेस मिशन है बेसिकली, जो ले में चालू हुआ है। ये न्यूज़ है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कुछ डिटेल्स को आपको ध्यान रखना है। स्टिमुलेट करना चाहते हैं वो लाइफ को ऑन इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट, मतलब जब वहाँ पे जाएंगे ह्यूमंस मार्स पे या मून पे, तो वो कैसे रहेंगे, किन किन चैलेंज को फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ें यहीं पे स्टिमुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जब तक इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे तभी के लिए ये रिसर्च काम की है, नहीं। अगर ये रिसर्च अगर इंडियंस कर रहे हैं तो इस रिसर्च की जो डिटेल्स है वो हम बाकी स्पेस एजेंसीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये जो पार्टिसिपेंट हैं ये आपको ध्यान होने चाहिए बाय हार्ट, बिकॉज प्रीलिम्स पे इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो कि इसरो का है, फिर आकाश स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, देन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे एंड लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो वहाँ पे लोकल हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो कि एक तरह से ट्राइबल बॉडी है, वो भी इसमें मदद कर रही है। और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे लोकल जो लोग हैं, जो लोग रीजनल लोग हैं, उनको भी पार्टिसिपेशन दिया गया है। इससे क्या है, इवन दो ये एक प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कम से कम यहाँ पे जो लोकल रीजनल लोग हैं उनका भी ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। द मिशन विल स्टिमुलेट लाइफ इन एन इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट, सिंपल, यही आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, द नीलगिरीज एज अ शेयर्ड विल्डरनेस। तो जो ये पर्टिकुलर ऑथर है, इन्होंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी जो ओवरऑल इकोसिस्टम है उसके बारे में कुछ डिटेल शेयर करी है। ये कोई न्यूज़ नहीं है नई, बट इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है नीलगिरी के पर्सपेक्टिव से। तो इस आर्टिकल में जितनी भी चीज़ें मैंशनड है उसको हम पढ़ेंगे और उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी देखेंगे। तो ये बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, जैसे जो नीलगिरी है ये पहला यूनेस्को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, यूनेस्को का एक मैन एंड बायोस्फीयर MAB ये करके एक प्रोजेक्ट चलता है, जिसके अंदर वो वर्ल्ड में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करता है ताकि उनकी प्रोटेक्शन अच्छे से की जाए। तो नीलगिरी जो था इसको पहला बायोस्फीयर रिजर्व माना गया था यूनेस्को के अंदर, इंडिया से, वर्ल्ड में नहीं इंडिया से। और ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट्स में एक्सपैंड करता है। इसमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है ऑब्वियसली, जैसे कुछ एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो इसी रीजन में उत्पन्न हुई है और वो यही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो डॉग है, क्या वो इंडिया में एंडेमिक है? नो, क्योंकि वो इंडिया में ओरिजिन, सिर्फ इंडिया में ओरिजिन नहीं हो और ना ही वो सिर्फ इंडिया में है। बट ऐसे कुछ स्पीशीज है जैसे नीलगिरी चिलपन, जो यहीं पे ओरिजिन हुई और यहीं पर ही है। और जो नीलगिरी चिलपन है फॉर एग्जाम्पल, ये एक नियर थ्रेटन्ड एक बर्ड है जो आप देख सकते हो, दिस इज नीलगिरी चिलपन। अब ऐसे ये जो है ये न्यूज़ इस आर्टिकल में नहीं है, ये अलग से मैंने लिखी है क्योंकि प्रीलिम्स में जो न्यूज़ में आ जाता है उसका स्टैटिक पोर्शन पूछ लेते हैं। तो नीलगिरी चिलपन आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो एक बर्ड है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये है क्या, ये एक बर्ड है और ये इसका स्टेटस क्या है, IUCN ने क्या स्टेटस दे रखा है इसको, नियर थ्रेटन। देन यहाँ पे स्टार आइड बुश फ्रॉग भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एंडेमिक स्पीशी है, मतलब ये नीलगिरी में ही मिलता है। ठीक है, स्टार आइड बुश फ्रॉग का एक और नाम है क्रॉस बैक बुश फ्रॉग। तो आपको ये बुश फ्रॉग ध्यान रखना है, इससे प्रीलिम्स में अगर ये मेंशन है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये स्पीशी आपको दे दी जाएगी, ये बेसिकली हो जाता है स्पीशी इन न्यूज़ का पोर्शन। ये स्पीशी लिखी होगी, आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है और इसका IUCN स्टेटस क्या है। आपको पता है ये नीलगिरी में एंडेमिक है, तो ये उसी रीजन में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के अराउंड पाया जाएगा और IUCN इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है कि जो इरुला ट्राइब है वो भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनको कंजर्व करती है। तो इरुला ट्राइब एक द्रविडियन एथनिक ग्रुप है जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के रीजन में रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मैच द फॉलोइंग में कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व या कोई नेशनल पार्क मेंशन होगा और यहाँ पे ना ट्राइब्स के नाम होंगे, यहाँ पे ट्राइब्स के नाम होंगे। तो यहाँ पे लिखा होगा नीलगिरी और सामने लिखा होगा इरुला, तो आपको पता है ये सही है कि यहाँ पे ये रहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है वहाँ पे चेंचू ट्राइब्स रहती है। ठीक है, जो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है वहाँ पे चेंचू ट्राइब्स रहती है। तो ऐसे ना डिफरेंट डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स में, डिफरेंट फॉरेस्ट में डिफरेंट फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स रहती हैं, तो उनकी लिस्ट आपको थोड़ी सी प्रिपेयर करनी है क्योंकि ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको एक और चीज़ पता चल गई। अब बायोस्फीयर रिजर्व का, इस नीलगिरी का एक मैप आपको ध्यान रखना है। इस पे आई कैन नॉट इवन रिकमेंड इट इनफ, क्योंकि इस पे कितने सारे प्रीलिम्स में पिछली बार क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो इसमें ये जो अरेंजमेंट है ये भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व
या फिर नेशनल पार्क उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे है मधुमलाई, यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी नेशनल पार्क, देन यहाँ पे अरालम है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा ये पूरा नीलगिरी का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा का पूरा रीजन नीलगिरी का पार्ट है, और ये तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला की बॉर्डर पे है। देखो ये जो पूरा रीजन है तमिलनाडु हो गया, ठीक है। उसके बाद अ, ये वाला जो रीजन है ये केरला का हो गया, और इसके ऊपर ये वाला जो रीजन है ये कर्नाटका का हो गया। तो इन तीनों के मर्जर पर ही ये पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व एग्जिस्ट करता है। आई विल रिकमेंड कि आप इस स्लाइड के थ्रू जाओ और ये जितने भी नेम्स है ना इनको पढ़ो, बट सिर्फ पढ़ो ही नहीं, इनकी अरेंजमेंट भी देखो। देखो साइलेंट वैली नीचे है, मुखुर्ती उसके ऊपर है, नीलंबर उसके ऊपर है। तो ये 3-4 चीज़ आपको इसे पढ़नी है, और कुछ नहीं करना। आप क्या करो, इसको पिक करो, इनमें से जितने भी यहाँ पे ये कंजर्वेशन रिजर्व लिखे हैं इनको पिक करो, और इनके आगे लिखो यूपीएससी, और उसको गूगल करो, और इनकी कुछ छोटी छोटी डिटेल्स ना आप देख लो। इससे क्या है, आपका एक पूरा बड़ा सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा एनवायरनमेंट का। चलते हैं नेक्स्ट। फिर जो ऑथर है वो और क्या क्या लिख रहे हैं नीलगिरी के बारे में, वो लिख रहे हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। किसके कारण? टूरिज्म के कारण एंड एग्रीकल्चर के कारण। टूरिज्म के कारण क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए रोड्स बनानी पड़ती है, हाउसिंग एस्टेब्लिशमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और पोल्यूशन भी इसके अलावा होता है टूरिज्म के आने से। तो इस सारे प्रोसेस में पेड़ों को काटना पड़ता है। फिर एग्रीकल्चर भी सेम है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से राइज कर रही है, लेकिन क्या हमारी फूड प्रोडक्शन उस पॉपुलेशन ग्रोथ को सस्टेन कर पा रहा है? हमारा फूड प्रोडक्शन अच्छा खासा है, लेकिन वो इस रेट पे ग्रोथ नहीं कर रहा जिस रेट पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। एंड दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर ज़्यादा बढ़ाने के कारण बहुत सारे पेड़ों को भी काटा जा रहा है, स्पेशली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अराउंड। एंड दैट इज़ वाई ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि इससे जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। देन और क्या एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, जैसे वेस्ट, ट्रैफिक, वही सारी चीज़ें। एंड ट्रैफिक के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेहिकुलर पोल्यूशन निकलता है। देन वाटर कंटामिनेशन भी हो रहा है बहुत सारी चीज़ों की वजह से, स्पेशली एग्रीकल्चर की वजह से, जिसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर अगर एक्सेस में या ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं तो आसपास वाले जो वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ पर ये घुस जाते हैं और वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। और कंजर्वेशन चैलेंजेस भी है जिसको टैकल करा गया है, जैसे क्लीन कुनूर एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट था, कीस्टोन फाउंडेशन क्लाइमेट रेजिडेंस पे काम कर रही है। ये तो बेसिक एग्जांपल है कि कैसे नीलगिरी में कुछ काम चल रहे हैं। ये नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि क्लीन कुनूर ना आप मेंस में कहीं रैंडमली लिखने के लिए एज एन एग्जांपल मेंशन कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में वेस्ट को मैनेज कर रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने और क्या क्या कंजर्वेटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट चाहती है कार्बन न्यूट्रलिटी इंश्योर करना। कार्बन न्यूट्रलिटी का बहुत ही बेसिक मतलब है कि जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है हम उसको ही स्टोर कर रहे हैं, तो जो नेट रिजल्ट है ना वो जीरो है। मतलब अगर 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैप्चर भी कर लिया या स्टोर कर लिया, या एक और टर्म इसको बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन, हमने इस CO2 को सिक्वेस्टर कर लिया, तो जो नेट है वो तो जीरो आ गया। इसी को कहते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी। फिर प्लास्टिक रिडक्शन की बात ये चल रही है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक वो बहुत जगह बैन कर दिया गया है। एंड द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं इतनी प्रोटेक्शन, ताकि जो लोकल और एंडेमिक स्पीशीज है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो, और जो ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे रहती है उनको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। और कंजर्वेशन इनिशिएटिव में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लेह लद्दाख में वो जो एनालॉग मिशन चल रहा है उसमें जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व करा गया था। यहाँ पर भी लोकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लोकल ट्राइबल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। और जो टोडा कम्युनिटी है जो भी वहीं रहती है, मैंने आपको इरूला बताया था, और वहाँ वैसे ही टोडा कम्युनिटी भी रहती है जो मेनली तमिलनाडु में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये नीलगिरी तीनों स्टेट का पार्ट है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु वाला सेक्शन है यहाँ पे टोडा ट्राइब्स रहती हैं, जो आपको ध्यान रखना है। तो उनकी जो इकोलॉजिकल नॉलेज है उनको यूज करके उनके जो कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करा जा सकता है। देन वाइल्ड लाइफ अडेप्टेशन, क्योंकि पेड़ काट के, जंगल काट के ह्यूमंस जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर और ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, इसके कारण हम और ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से, और इसी के कारण ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें सिटीजन साइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। सिटीजन साइंस की मदद ली जा सकती है। सिटीजन साइंस क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से जो लोकल कम्युनिटी है वो मदद करती है। सपोज कोई एडमिनिस्ट्रेटर है,
उसको जानना है कि यहाँ पे कितने फॉरेस्ट में कितने टाइप के पेड़ एग्जिस्ट करते हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, लोकल जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो ट्राइब्स हैं या जो लोकल विलेज में मेंबर्स रहते हैं, उनको यूज़ करेंगे, उनकी हेल्प लेंगे डेटा कलेक्शन में। इससे क्या हो गया, जो लोकल कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन भी होगा फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग में। साथ में क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी है वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी बेटर समझती है, तो उनकी नॉलेज को भी यूज़ करा जाएगा। इसी को कहते हैं सिटीजन साइंस। टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जा रहा है एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी इंश्योर करी जा रही है ताकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जा सके। देन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ज़रूरत है, और यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन है, समाज, बाजार एंड सरकार। दैट मीन्स गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड सिटीजन्स, ऑल 3 शुड कम टुगेदर टू वर्क फॉर इट। तो कोई बड़ा आप आंसर लिख रहे हो तो उसके कंक्लूजन में ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और ये रिलेटेड है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है 29 अज़रबैजान में। अब देखो, बाकू अज़रबैजान एक प्लेस इन न्यूज़ हो गई क्योंकि ये न्यूज़ में है। तो आई विल रिकमेंड आप प्लीज़ गूगल मैप्स पे जाओ और इसको ढंग से स्टडी करो। आसपास इसके पास कौन सी वाटर बॉडी है, इसमें कोई माउंटेन है या नहीं, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसके आसपास, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको जाके देखनी पड़ेगी, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और क्योंकि ये प्लेस इन न्यूज़ है, फिल्म्स में इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं, बात क्या है। बात ये है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, या क्लाइमेट चेंज जिस तेज़ी से हो रहा है उसको स्लो डाउन करने के लिए हमने एक कन्वेंशन बनाया जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसको 29 उसको बेसिकली जो 29th उसकी मीटिंग है वो हो रही है। ये मीटिंग हर साल हो रही है। इसको बोला गया है 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सिंपल, जो ऑथर है वो कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि देखो, अभी ये हो नहीं रही है, सॉरी अभी ये हुई नहीं है, ये होने वाली है। तो ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा जो मीथेन को कंट्रोल करने का टारगेट है, हम कॉप 29 के थ्रू उसको बेसिकली अचीव कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये जो कॉप होने वाली है ये फाइनेंस कॉप के नाम से जानी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 साल बाद फिर से हम क्लाइमेट चेंज फाइनेंस की बात करेंगे। 15 साल क्यों? क्योंकि देखो 2009 में जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल $100 बिलियन देगी, और ये जो प्रोसेस है ये 2020 से चालू हो जाएगा। ये 2009 में डिसाइड किया गया था, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2020 निकल भी गया था और फिर भी जो $100 बिलियन प्लेज किए थे वो आ ही नहीं रहे थे। अब एक और क्वेश्चन कि डेवलप्ड कंट्रीज ही क्यों पैसा पे कर रही है? देखो, हिस्टोरिकली जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है तब से ज़्यादातर जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हम आज डील कर रहे हैं, ये कौन लीड कर रहा था इसको? डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। लेकिन अब एरा किसका है? अब एरा है डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ का। लेकिन हमें भी तो जब ग्रो करना है तो हमें भी कार्बन एमिट करना पड़ेगा। तो डेवलप्ड कंट्रीज अब हमें बोल रही है देखो देखो क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो प्लीज आप कार्बन एमिट मत करो। तो हम क्या बोल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज कि देखो हमें ग्रोथ तो करनी है ना, आपने तो ग्रोथ करके क्लाइमेट चेंज कॉज करके आप तो बैठ गए, बट व्हाट अबाउट अस, हमें भी तो ग्रो करना है। तो डेवलप कंट्रीज बोलती है ठीक है हम आपको पैसे देंगे ताकि जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो ना डेवलप होने में, वो ऐसी हो जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप खुद ही देखो, कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है, अब उससे पोल्यूशन हो रहा है। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए एक आता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ये लगता है पीछे स्मोक पाइप के ऊपर, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज ने तो गाड़ियां चला ली और बहुत पल्यूट कर लिया। अब वो इंडिया को बोल रही है कि आप ना अपनी गाड़ियों पे कैटालिटिक कन्वर्टर लगाओ। अब देखो, इंडिया पहली बात तो ग्रो करना चाहता है, ऊपर से हमें बोला जा रहा है कि हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगाएं ताकि हम क्लाइमेट चेंज ना कर दे गलती से, जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी कर चुकी है उसमें कंट्रीब्यूट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ठीक है आप हमें कैटालिटिक कन्वर्टर के पैसे दे दो, हम लगा देंगे। तो यही जो है ये फाइनेंशियल हेल्प जो डेवलप कंट्रीज है वो करती है डेवलपिंग कंट्रीज की, और यही एक प्लेज हुई थी। बेसिकली इस पूरे क्लाइमेट सिनेरियो में सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं आती बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी आती है डिफरेंट जगह से। अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे 15 साल बाद एक और अग्रीमेंट होने वाला है, नेट कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल, जिसमें हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करेंगे कि फ्यूचर में क्लाइमेट फाइनेंस का कैसे देखना है, उसका नंबर क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और अजरबैजान भी और ज़्यादा बैटरी स्टोरेज पे फोकस कर रहा है, क्योंकि हम क्या कोशिश कर रहे हैं अब, जो फॉसिल फ्यूल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी जगह अब हम जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है उसको सोलर एनर्जी से या रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सपोज विंड चल रही है और विंड रुक गई तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। सोलर एनर्जी है, बादल आ गए
तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। लेकिन जब तक बादल नहीं थे या जब तक हवा चल रही थी तब तो सोलर और विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो क्यों ना जब ये प्रोड्यूस हो रही है तब इसको हम स्टोर कर लें बैटरी में, और जब ये प्रोड्यूस ना हो तब लोगों तक बैटरियां पहुंचा दी जाए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी इन बैटरीज की काफी हेल्प पड़ेगी। तो बैटरी स्टोरेज बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है। देन मीथेन इम्पैक्ट, सी ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि ये जो ऑथर है ये मीथेन की ही बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। ये चीजें डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी पूछी जाएगी, मेंस में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेटा लिखना पड़ेगा। पोटेंसी की बात करें तो मीथेन, एक और बड़ी प्रॉब्लम मीथेन में क्या है कि ये 28 गुना ज्यादा खतरनाक है CO2 से। मतलब ओवर 100 साल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ग्लोबल वार्मिंग करेगी उससे 28 गुना मीथेन करेगी। तो ये दोनों डिटेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीथेन को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो एटलीस्ट कुछ हद तक शॉर्ट टर्म में हम ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो पिछला कॉप था, पिछली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी पिछले साल, उसमें यूएस और चाइना ने एक ग्लोबल मीथेन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा एक लॉन्च करा था मूवमेंट। अब इंडिया क्या कर सकता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी जो मीथेन एप्लीकेशन है, जितना मीथेन प्रोडक्शन है वो कंट्रोल हो थोड़ा, तो हम COP29 का जो फाइनेंस का एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा फोकस में आ रहा है उसको यूज़ करेंगे, और COP28 में जो मीथेन प्लेज हो चुकी है उसको यूज़ करके, मर्ज करके हम हमारी कंट्री में मीथेन को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं इन दोनों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मेथड्स को यूज़ करके। ये आपको ध्यान रखना है। अब इंडिया में मीथेन का क्या स्टेटस है? इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एमिटर है मीथेन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चाइना और यूएस के बाद। एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, राइस जब भी उगाई जाती है तो आपको भी पता होगा कि बहुत बड़े एक पूल ऑफ वाटर में ना उसको स्टोर करा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पानी भर दिया जाता है, इसको बोलते हैं फ्लड इरिगेशन। ठीक है, ये इस तरीके से राइस को उगाया जाता है मेनली। अब इससे होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे कॉलम में ना पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हवा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको ऑक्सीजन की डायरेक्टली हवा से ज़रूरत नहीं होती। एनारोबिक बैक्टीरिया इस पानी में प्रेजेंट होते हैं और वो यहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना भी पानी रुका हुआ होता है ना, वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस हो ही जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हो। तो इसके कारण और लाइफ स्टॉक के कारण बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से मीथेन एमिशन होता है। ये परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ देखो, फिर है वेस्ट। वेस्ट 14% मीथेन एमिट करता है। अब ये जो डेटा है इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट पे मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तब ना आप ये बता सकते हो कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट करनी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वेस्ट जो है वो 14% मीथेन प्रोड्यूस करता है इंडिया में। ये काफी बड़ा डेटा है। ठीक है, इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे तो 14% मीथेन कम हो जाएगा। और वेस्ट मैनेजमेंट से जितनी अच्छाइयाँ हैं उसमें से एक और जुड़ जाती है कि हम ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए बेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये डेटा आपको वहाँ पे उस जगह यूज़ करना है। चैलेंजेस क्या है इंडिया में? वेस्ट साइट्स पे आग लग जाती है कभी कभी। जो बल्सवर डंप साइट है दिल्ली की, वहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा आगे लग जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। और जो ग्लोबल मीथेन प्लेज हुई थी, जो मैंने आपको अभी बताया है, सी जो यूएस और चाइना की डील हुई थी ग्लोबल मीथेन की, वो 2023 में, मतलब पिछले साल हुई थी COP28 में। लेकिन जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है ना, ये COP26 में आई थी 2021 में। ये डिफरेंस आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया, ये ऑथर बोल रहा है कि जो पिछले साल जो डील हुई है उससे हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो इसको भी मेंशन कर रहे हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हमने ग्लोबल मीथेन प्लेज में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा। वो COP26 में लॉन्च हुई थी 2021 में, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा। इसलिए ऑथर बोल रहा है कि चलो, आपने ग्लोबल मीथेन प्लेज में तो पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन जो COP28 में ये जो अग्रीमेंट हुआ था यूएस और चाइना का, एटलीस्ट उसके साथ मिलकर तो आप मीथेन कंट्रोल में काम कर सकते हो। तो ये ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है? ये प्लेज ये है जो यूएस और यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही कंट्रीज इसके अंदर है, बट इसका ये मतलब है कि इन्होंने इसको स्टार्ट करा है। इनका एम ये है कि जो मीथेन एमिशन है हम 30% कम कर देंगे 2030 तक। ठीक है, तो 30% बाय 2030, ये आपको ध्यान रखना है। 30-30 आपको ध्यान रखना है। लेकिन कब से? कोई एक बेस ईयर तो होना चाहिए ना, वो है 2020 वाला लेवल। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट कर देंगे तो हमें हमारा एग्रीकल्चर को रोकना पड़ेगा। और अभी हम एक प्रोसेस में है जहां पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई फार्मर है वो सिर्फ राइस और व्हीट इसी साइकिल में फंसा हुआ है, तो उससे मिलेट्स उगवाओ, उससे हम मेज उगवाएंगे। इससे क्या होगा?
एक तो राइस वीट से साइकिल से जो प्रॉब्लम्स होती है एनवायरमेंट को, जो वाटर वेस्टेज होता है और जो मीथेन प्रोडक्शन होता है एटलीस्ट राइस से, वो थोड़ा कम होगा। और फार्मर की जो इनकम है ना वो भी मल्टीपल सोर्सेज से आएगी। वो राइस उगा रहा है, वीट उगा रहा है, मिलेट उगा रहा है, मेज उगा रहा है, तो कोई एक फसल खराब भी हो गई तो 3 फसलें तो है ना उसकी इनकम दिलाने के लिए। तो हम इस प्रोसेस में अभी हैं। तो अगर हमने बोल दिया कि भाई 2030 तक ही हमें 30% कम करना है, तो 2030 तक हम राइस का प्रोडक्शन कितना कम कर लेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इंडिया थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है इसको ज्वाइन करने के लिए। और करंट मीथेन एफर्ट्स क्या है? सी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। देखो, मीथेन मैनेजमेंट या मीथेन मिटिगेशन पे मेंस पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको दोनों प्रोसेस ध्यान रखने हैं कि अभी हम कैसे डील कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट से जो वेस्ट से जो मीथेन निकलता है उसको हम वेस्ट मैनेजमेंट से मैनेज कर रहे हैं। जैसे इंदौर मॉडल है जो हम पे ऑर्गेनिक वेस्ट को ढंग से सॉर्ट करा जाता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक वेस्ट एक जगह इकट्ठा हो गया, एनारोबिक कंडीशंस बन गई, तो वहां पे उससे मीथेन बनना चालू हो जाता है। फिर गोवर्धन स्कीम है जिसमें जो कैटल वेस्ट है, जो अगर यूज नहीं करा गया तो साइड में पड़ा हुआ होगा और उसके थ्रू एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे बेटर है कैटल वेस्ट को यूटिलाइज करा जाए और फिर उसे बायोगैस बनाई जाए। तो जो वेस्ट टू फ्यूल कन्वर्जन है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन स्वच्छ भारत मिशन सेकंड भी चल रहा है जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू मीथेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? नेशनल मिशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अभी चल रहा है, और साथ में नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जहाँ पे दोनों में यही बात की जा रही है कि ओवरऑल जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है या एग्रीकल्चर है उसको कैसे सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलियंट बनाया जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये दोनों ही टाइप के वेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, इन दोनों के थ्रू हम मीथेन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स आपके पास होने चाहिए मेंस वगैरह में लिखने के लिए। बट एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डेटा क्वालिटी के थोड़े से कंसर्न है। ऑथर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सैटेलाइट डेटा शो करता है कि 50 से 100% जो मीथेन एमिशन हायर है जितना हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स है वो रिकॉर्ड कर पा रही है। क्योंकि देखो बहुत डिफिकल्ट है ना कि हर सिटी में हर जगह जहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी जो बायोलॉजिकल वेस्ट डिकम्पोज हो रहा है एनारोबिक कंडीशन में और कितनी मीथेन निकल रही है उसको हर पॉइंट पे जाके ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बोले कि जितना हमारे पास रिकॉर्ड है ना उससे कम 50 से 100% गुना ज़्यादा मीथेन एमिशन हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बैंकर्स ब्रूस्ड बाय अ पॉपुलिस्ट प्रॉमिस। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है तो इस पर ज़्यादा उस पर्सपेक्टिव से नहीं जाएंगे, बट बैंक्स की क्या क्या प्रॉब्लम है ये आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि GS3 में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, वो किस किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनकी जो आप अलग से पढ़ोगे स्टैटिक में। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, वो है पॉपुलिस्ट स्कीम्स। उसमें ये एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बस ये लिखा तो काफ़ी ज़्यादा है पर आपको एक लाइन में इसको लिख देना है। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक से क्या क्या प्रॉब्लम्स है पूछा गया तो पॉपुलिस्ट स्कीम्स क्या होती है। सी, महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाला है, तो जो ऑथर है ना वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने चला करके एक ऐसी स्कीम लॉन्च करी है, माझी लड़की बहन योजना, जिसके थ्रू 1500 रुपए वेमेन को दिए जाएंगे जो कि 21 से 65 के अंदर है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि क्योंकि इसमें 2 करोड़ वेमेन को टारगेट किया गया है और इसके लिए आधार लिंकेज की जरूरत है ताकि 1500 वेमेन को ये उनके अकाउंट में पैसे जमा कराया जाए, तो बैंक्स के बाहर बहुत बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। ऊपर से अब क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है तो बहुत अग्रेशन भी है। ये देखा गया कि कुछ बैंक्स पर तो थोड़ा सा वायलेंस भी हो गया। जो बेनिफिशरीज हैं और वो बैंक्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनको उन्होंने उन पर वायलेंस भी किया। सो द थिंग इज कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये ऑथर बता रहे हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है। यूजुअली जब भी पॉपुलर स्कीम्स ऐसे लॉन्च करी जाती है तो पब्लिक सेक्टर बैंक से बहुत बड़ा बर्डन आता है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बस यही जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है जो ये आर्टिकल बोल रहा है, और ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़, विवेक देबरॉय जो कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे, उनकी डेथ अब हो चुकी है। ठीक है, ही इज़ राइट, बट द थिंग इज कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे एंड यूपीएससी के परस्पेक्टिव से इनकी एक कमेटी थी जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक का पोर्शन है, एक कमेटी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन क्योंकि ये पर्सन इज न्यूज़ आ गए, ये क्या है, पर्सन इन न्यूज़, तो अगर इन्होंने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर कोई अच्छा काम करा है या कोई इंपॉर्टेंट काम करा है तो उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो विवेक देबरॉय की कमेटी थी रेलवे सेक्टर पे, और उन्होंने क्या बात करी थी, वो ये बता रहे थे कि जो रेलवे सेक्टर है उसको थोड़ा सा प्राइवेटाइज करना चाहिए, उसको थोड़ा लिबरलाइज करना चाहिए। दैट मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अलाउ करना चाहिए रेलवेज में एंटर करने के लिए। ये वो ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहे, वो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली बोल रहे हैं।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेलवे सेक्टर बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है। दूसरी चीज़, रेलवे सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तीसरी चीज़, जो सर्विस क्वालिटी रेलवे सेक्टर प्रोवाइड करता है आम जनता को, वो भी इंफीरियर क्वालिटी की है। तो इस सब को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने बोला कि जो नॉन कोर फंक्शन है रेलवे के, मतलब जो मेन ट्रेन जा रही है उसको छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा जितने भी फंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर या रेल के अंदर हो रहे हैं उसको आप प्राइवेटाइज कर सकते हो, नॉन कोर को हटा के। ठीक है, अगर क्योंकि जो कोर फंक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी तो क्या होगा, ओवरऑल जो प्राइस है वो कंट्रोल में रहेगी, लेकिन जो नॉन कोर फंक्शन है वो हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल रन करती है रेलवे, स्कूल रन करती है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, मतलब जो ओवरऑल सेक्टर है, जो पूरा एरिया है जहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म्स वगैरह ऑपरेट करते हैं, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन जहाँ पे रेलवे वर्कर्स रहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके टेंडर्स कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और एक्सपेंशन ऑफ इंडियन रेलवेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये भी एक सजेशन था विवेक देबरॉय कमेटी का। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट हो गई। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इंडिया स्पेल्स आउट फाइनेंस नीड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो ये जो न्यूज़ थी ना, ये वाली, ये हम डिस्कस कर रहे थे कॉप 29 की, जो कि किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से। ये जो न्यूज़ है ये एसोसिएटेड है कॉप 16 से, और ये किससे एसोसिएटेड है, बायोडाइवर्सिटी की। तो वो जो थी वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। और यहाँ पे ये जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये किस चीज़ की है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या सीबीडी की वहाँ पे बात हो रही है। तो वो था UNFCCC, और ये क्या है, UN CBD, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉप 16 अभी हुई है इसकी, और बायोडाइवर्सिटी की, और ये कहाँ पे हुई है, कोलंबिया की। और जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पर हुई है, अजरबैजान में। ये दोनों डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए इंडिया ने 2018 से 2022 के बीच में 32,000 करोड़ खर्च किया है। ये डेटा आपको ध्यान नहीं रखना, लेकिन अब 2025 से 2030 के बीच में इंडिया 81,000 करोड़ रुपीस के अराउंड खर्च करना चाहता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये क्या ध्यान रखना है, आप ये ध्यान रख लो 81,600 इतना करोड़ रुपीस इंडिया खर्च करेगा। यहाँ पे जब भी अगर आप, ये प्रीलिम्स में शायद नहीं पूछा जाएगा, मेंस में अगर ये क्वेश्चन आएगा बायोडाइवर्सिटी से लिंक्ड, तो आप ये मेंशन करोगे कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 81,600 करोड़ के अराउंड स्पेंड करना चाहता है 2025 से 2030 के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा एक अमाउंट है पिछले स्पेल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको लिखना है। वो अमाउंट पुराना कितना था ये ध्यान में नहीं रखना, लेकिन न्यूज़ समझने के लिए आप देख सकते हो ये 3 गुना के अराउंड ये अमाउंट है। तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत है, और इंडिया के पास टैक्स से जो कलेक्टेड फंड है वो इतना नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम बियॉन्ड जो रूटीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसके बियॉन्ड जाके हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड दैट इज़ वाई इसी पर्सपेक्टिव में एक कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, जो कि हुआ था 2022 में। ठीक है, 2022 में जो कॉप 15 थी UN CBD की, उसमें ये एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज देगा उन डेवलपिंग कंट्रीज को जहां पे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन की जरूरत है। सिंपल। एंड इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का, इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का एम क्या है कि 2030 तक जो हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस है ना उसको स्टॉप करेंगे और रिवर्स करेंगे। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी जिस तेजी से डिक्लाइन कर रही है उसको हम रोकेंगे और फिर बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव भी करेंगे। ये 2030 का एम है कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिटेल्स थी। सो आई होप यू लाइक्ड इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।